नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। अगर आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो आप लोग मुझे थम्स अप करेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो थम्स डाउन करेंगे, मैं ये मान लूंगा कि आप लोग मेरी स्क्रीन नहीं देख पा रहे। और क्या मेरी स्लाइड्स चेंज हो रही हैं? अगर मेरी स्लाइड्स क्या मेरी स्लाइड चेंज हुई? मेरी स्लाइड चेंज हुई? खुशबू जी, सॉरी दीपक मिश्रा जी, आप बताइए जरा मेरे साइड पे क्या लिखा है। मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया सर। बताइए क्या लिखा है मेरे साइड पे। म्यूचुअल फंड व्हाट? ठीक है, स्लाइड चेंज हो गया। ठीक है, स्लाइड चेंज हो गई, बस इतना ही मुझे जानना था। तो म्यूचुअल फंड को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये म्यूचुअल फंड है क्या। देखिए, म्यूचुअल मतलब मिलकर, सब मिलकर अगर कोई काम करते हैं तो उसे कहते हैं म्यूचुअल। एक ऐसा फंड जो कई लोग मिलकर बनाते, उसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। ये कंसेप्ट कहां से आया, क्यों आया? देखिए, जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा पहले पहले लोग बिजनेस करते थे। तो जब बिजनेस करते थे, खेती करते थे, 4-5 लोग मिल गए, एक खेत ले लिया, उसके अंदर कुछ लगाया, उसके बाद प्रॉफिट हुआ, उसको बांट दिया। सेम कंसेप्ट कि जब हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम क्या करेंगे जी? हमें हो सकता है नॉलेज नहीं है, हम खुद जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमारे उतना पैसा नहीं है, उतना टाइम नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है। तो हम किसी एक जानकार आदमी के पास अपना सारा पैसा वहां पे, यहाँ पे जानकार आदमी का मतलब वो एक एएमसी होती है जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। ये सेबी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, एमसी के गाइडलाइन से चलती है। उसको हम अपने फंड्स दे देते हैं कि ये लीजिए और इसको आप इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए, और इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हमें दीजिए। ऐसा हमारा एक एग्रीमेंट हो जाता है, उसमें हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते। अब वो कहाँ इन्वेस्ट करेगी? क्या उसको जहां मन करे वहां इन्वेस्ट करेगी? ऐसा नहीं है। जब आप उसको पैसा देते हैं तो आप बताते हैं कि आप जो है मेरे पैसे को डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कीजिए, मेरे पैसे को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कीजिए, मेरे पैसे को गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कीजिए, वो आप उनको बताते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या के बाद जो हमारे होता है कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो ऐसे तो बहुत टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी एंड ऑल, लेकिन मैं बेसिक आपको बता रहा हूं। सबसे पहला एक डेट फंड होता है। डेट फंड का मतलब आप उसे कहते हैं कि भाई हमें तो सिक्योर पैसा चाहिए। सिक्योर यानी 8%, 10%, 12%, 6%, जो भी है, आपको एक सिक्योर्ड अमाउंट चाहिए। उसके लिए उसे डेट फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अब डेट क्या होते हैं? या तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होंगे या गवर्नमेंट बॉन्ड्स होंगे, उसके अंदर वो इन्वेस्ट करेगी और उसे एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। वो जो फिक्स्ड अमाउंट है वो आपको देगी। क्या आप ये खुद भी कर सकते थे? एकदम कर सकते थे, एकदम कर सकते थे। लेकिन क्या होता है, कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं 50 लाख का कॉर्पोरेट बॉन्ड, अब आपके पास तो 5 लाख रुपए है केवल, आप वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन 5-5 लाख रुपए 10 लोगों ने दे दिए, एक म्यूचुअल फंड को दे दिए, वो कर सकता है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जब इन्वेस्ट करते हैं उसमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। वहां से कुछ पैसा वो अपना फंड मैनेजर काटता है फॉर द एसेट मैनेजमेंट चार्जेस, और बाकी पैसा आपको दे देता है। ये आपका है डेट फंड। इक्विटी फंड क्या होता है? यहाँ पर जो मैनेजर होता है, जो आपका फंड मैनेजर है, जिसे हम एएमसी कहते हैं, उसको आप पैसा देते हैं। जैसे हमारा आईसीआईसीआई है, हमारा एचडीएफसी है, हमारा मिराई है, हमारा कोटक है, हमारा एक्सिस है। ऐसे बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिनको आप पैसा देते हैं। आप उन्हें कहते हैं कि आप इन्हें डिफरेंट कंपनियों के शेयर्स में लगाएं। और जब वो शेयर्स में लगाते हैं तो भी आप बताते हैं किस तरह के शेयर्स में लगाएं, आपको बताना है। आप कहेंगे इन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर में लगाएं, तो उसे हम कह देंगे लार्ज कैप फंड। बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर में लगाएंगे, लार्ज कैप फंड। फिर आप उन्हें कहेंगे नहीं जी, आप इस पैसे को जो मीडियोकर कंपनी है, जो अभी छोटी है, अभी कुछ दिनों के बाद बड़ी होने के चांसेस हैं, उसमें लगाइए, तो उसे कहते हैं मिड कैप फंड। और आप कहते हैं नहीं जी, आप जो अभी नई कंपनियां अभी स्टार्ट हुई हैं, बहुत छोटी, आप उनमें लगाइए ताकि ग्रोथ बहुत मिलेगा हमें, उनमें लगाइए, तो उसे कहते हैं स्मॉल फंड। अब ये आपको डिसाइड करना है, वो नहीं डिसाइड करता जिसको आप पैसा देते हैं, आपको डिसाइड करना है। आप कहते हैं हम एक्सिस लार्ज कैप फंड में अपनी एसआईपी शुरू करते हैं,
यानी हमने उसको कहा है कि हम जो पैसा दे रहे हैं इसे लार्ज कैप वाले में ही लगाना है, इसे मिड कैप वाले में नहीं लगाना, इसे स्मॉल कैप वाले में नहीं लगाना। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब ये लार्ज कैप किसे कहते हैं, कंसेप्चुअली मैं आपको बता रहा हूं कि जो मार्केट कैप होता है, कंपनी के मार्केट कैप के बेसिस पे अगर इंडिया के सारी कंपनियों को डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डाल दें, मार्केट कैप के बेसिस पे इंडिया की सारी कंपनियों को डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दें, तो जो ऊपर की 100 कंपनियां होंगी, सबसे बड़ी बड़ी 100 कंपनियां हैं, उन्हें कहते हैं लार्ज कैप। 100 to 1 से लेके 250 तक जो है उन्हें कहते हैं मिड कैप, एंड 250 ऑनवर्ड्स जो होंगी उनको कहते हैं स्मॉल कैप। तो आप फंड मैनेजर को कहते हैं कि मेरा पैसा मिड कैप में लगा। अब ये किस बेसिस पे कहते हैं, देखिए नॉलेज नहीं है तो आप गूगल करते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड, बेस्ट रिटर्न म्यूचुअल फंड इन लास्ट 3 इयर्स, आप उसको कहते हैं इसमें लगा दो, अगर आपको नॉलेज नहीं। नॉलेज है तो मैं आपको बता रहा हूं, लार्ज कैप फंड जो होता है, जो लार्ज बड़ी बड़ी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, रिलायंस है, आईसीआईसीआई है, टीसीएस है, इनमें पैसा लगे। अब इनमें पैसा लगता है तो बड़ी कंपनियां, इनमें इन कंपनियों को डूबने के चांसेस कम है, इन कंपनियों को भागने के चांसेस कम है, इन कंपनियों को न परफॉर्म करने के चांसेस कम है, लेकिन इनको ग्रो करने के चांसेस भी कम है। ध्यान रखिए, ये आपको हर साल 50% का ग्रोथ नहीं कर सकती है कंपनी। ये कंपनियां ये इतनी बड़ी है, संभल हाथी है, हाथी को आप रेस में दौड़ा दोगे, हाथी को रेस में दौड़ाओगे तो हाथी चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, लेकिन हाथी तेज नहीं दौड़ पाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो तेज नहीं दौड़ पाएगा तो हम इसे दौड़ाए क्यों, हम तो इसको लेंगे नहीं। नहीं, हाथी की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपको एक सिक्योर रिटर्न चाहिए होता है कि हाँ जी मैं हर साल 10-12% रिटर्न वाली कंपनियां चाहिए मुझे, तो लार्ज कैप फंड बहुत अच्छे फंड होते हैं। जिन लोगों, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनके पास कहीं से पैसे आते हैं, जिनको सेफ्टी चाहिए, जो रिस्क नहीं लेना चाहते ज्यादा, उनके लिए लार्ज कैप फंड बहुत अच्छे। मिड कैप थोड़ा सा जो रिस्क लेना चाहता है कि हाँ जी थोड़ी छोटी है, ठीक है जी, आईसीआईसीआई बैंक में हमारा पैसा ना लगे, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में लग जाए। अब आईसीआईसीआई बैंक बहुत बड़ा कंपनी है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी कंपनी अच्छी है, लेकिन वो थोड़ी छोटी कंपनी। तो इस तरह से जो फंड डिसाइड होते हैं उन्हें कहते हैं मिड कैप, और फिर होते हैं स्मॉल कैप, जो सबसे छोटे छोटे कंपनी है, जो आपके पेज इंडस्ट्री टाइप की कंपनी है, रिलैक्सो टाइप की कंपनी है, छोटी छोटी कंपनियां जो अब बड़ी हो गई हैं, तो वो जब लगाए थे तो वो स्मॉल कैप कंपनियां थी, उसमें भी पैसा लगाया जाता है। अब उसमें क्या होता है कि आप 100 कंपनियों में पैसा लगाते हैं, 4 डूबती हैं, 4 बढ़ती हैं, तो उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन नो डाउट उसके ग्रोथ के जो चांसेस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होता है। नाउ अब बात करते हैं इक्विटी फंड। एक होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड क्या होता है, कुछ लोग, इसी का एक वर्जन है बैलेंस्ड फंड भी, एक इसी का वर्जन है वो भी। तो हाइब्रिड फंड में क्या होता है, आप फंड मैनेजर को ऑप्शन देते हैं कि भाई आप मेरा पैसा डेट में भी लगा सकते हैं, आप मेरा पैसा इक्विटी में भी लगा सकते हैं। अब जो फंड मैनेजर है वो सिचुएशन को देखता है कि अब इक्विटी मार्केट बहुत हाइप हो गया, तो वो क्या करेगा, शेयर से आपके पैसे को रिडीम करेगा, उस पैसे को बॉन्ड्स में लगा देगा। और जब देखेगा इक्विटी मार्केट बहुत नीचे आ गया, कोरोना आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, कुछ आ गया, तो वहां से डेट से आपके पैसे को रिडीम करेगा और आपके पैसे को इक्विटी में लगाएगा। तो वो बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। एक टाइम पे 80% इक्विटी होगा, 20% डेट होगा, दूसरे टाइम पे पता चलेगा कि नहीं जी आपका 80% डेट होगा, 20% इक्विटी होगा, या 70-30 होगा, वो डिपेंडिंग अपॉन कि इक्विटी की वैल्यूएशन इस समय कैसी चल रही है। अगर इक्विटी बहुत महंगा है तो वो इक्विटी में कम पैसा लगाएगा, और अगर इक्विटी सस्ती मिल रही है, अभी मान लो इंडिया और चाइना का लड़ाई हो जाए, या चाइना और ताइवान का लड़ाई हो जाए, मार्केट नीचे गिरने लगी, तो क्या करेगा, वो डेट से रिडीम करेगा, बॉन्ड्स को रिडीम करेगा, बॉन्ड्स को बेचेगा मार्केट में, और आपके पैसे को वो इक्विटी में लगाएगा। तो इस तरह से बैलेंस करते हुए वो आपके फंड से अच्छा परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करता है। ना एक गिल्ट फंड भी होते हैं। गिल्ट फंड में बहुत कम रिटर्न मिलता है, लेकिन ये बहुत सिक्योर रिटर्न होता है, बिकॉज इसमें सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में लगता है। तो गवर्नमेंट ने अगर कह दिया हम 4% देंगे तो 4 ही देगी, वो 4.25 नहीं होगा और वो 4.25 नहीं होगा। तो ये जो फंड है गिल्ड फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगता है, और ये भी बहुत, जिसको एकदम सिक्योर पैसा चाहिए एकदम एफडीज की तरह, तो वो गिल्ड फंड में पैसा लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड एक्चुअल में ये ETF की तरह ही है, लेकिन इंडेक्स फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर देखता है, आज उठा, देखा जी निफ्टी में रिलायंस का कितने % है, एशियन पेंट का कितने % है, HUL का कितने %, उतने % शेयर खरीदे। कल देखा रिलायंस बढ़ गया तो क्या करेगा, रिलायंस को बेचेगा और जो भी घट गया उसको खरीदेगा। इस तरह से जो इंडिया के
इंडेक्स फंड में जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है इंडेक्स में, निफ्टी में, अगर उसका निफ्टी इंडेक्स फंड है या सेंसेक्स इंडेक्स फंड है या NSE 100 है, NSE 200 है, आपका बैंकेक्स है, बहुत तरह के इंडेक्स फंड है, उस इंडेक्स में जो भी शेयर्स हैं उनको ज्यों का त्यों वो खरीद लेता है। इसे हम कहते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट। इसमें बहुत इंटेलिजेंट फंड मैनेजर की जरूरत नहीं होती, इसमें केवल क्लियर फाइनेंस वाले की जरूरत होती है, जिसको क्लियर नॉलेज है कि हाँ जी ये चीज मैं करता है। इसमें अपना माइंड नहीं यूज करना है, इसे पैसिव फंड कहते हैं। इसकी जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू इक्विटी फंड, बिकॉज इसमें कौन सा शेयर सेलेक्ट करना है ये दिमाग नहीं लगा। ये तो भाई निफ्टी में जो शेयर है वही शेयर आपको लेने, कितने लेने हैं, जिस प्रोपोर्शन में निफ्टी में है उसी प्रोपोर्शन में आपको लेने, या सेंसेक्स में है, जो भी आपका है, जिस इंडेक्स को आप फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से इंडेक्स फंड होते हैं। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर हम कौन सा लें? देखो जी, आप कौन सा लें ये उसी तरह है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर स्विफ्ट अच्छी गाड़ी है, मर्सिडीज अच्छी गाड़ी है, आपका स्कॉर्पियो अच्छी गाड़ी है, सारी अच्छी गाड़ियां, आपको क्या सूट करता है? आप जो है आप पहाड़ियों पे चलने वाले इंसान हैं, आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, आप गुड़गांव में अपने ऑफिस से घर से ऑफिस करते हैं, किस तरह के आप इंसान हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फंड लेना चाहिए। अगर कोई आपसे ये कहे ये फंड अच्छा है और ये फंड खराब है, तो ये मतलब ये बहुत ही ये आपके मुझसे पूछेंगे, अगर कोई पर्सन रिटायर्ड है, उसको अचानक आपको पैसा मिला और आप चाहते हो मैं म्यूचुअल फंड का बेनिफिट लूं, तो उसको लार्ज फंड के सिवा कहीं नहीं जाना चाहिए। अब मेरे जैसा आदमी है, मैं बहुत सारा पैसा स्मॉल कैप फंड में लगाता हूं, बिकॉज मुझे अगले 20 साल तक जरूरत नहीं है। अगर कोई शेयर खराब फंड मैनेजर ने ले भी लिया तो उसको चेंज करके अगले 20 साल में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो रिटायर्ड आदमी जिसके पास 10 साल 5 साल है, अब उसको अपने बेटी की शादी करनी है, बेटी को पढ़ाना है, घर बनाना है, तो वो अगर स्मॉल कैप फंड में पैसा लगा देगा तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो कौन सा फंड होना चाहिए, कौन सा फंड लेना चाहिए, मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करें, लेकिन कौन सा फंड लेना है वो एक आपका पर्सनल डिसीजन है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कभी भी कुछ चीज बेचने पे विश्वास नहीं करता, कुछ चीज रिकमेंड करने पे विश्वास नहीं करता। मैं चाहता हूं कि मैं आपको सिखाऊं और आप उसके बेसिस पे आप अपने डिसीजंस लें। नाउ अब कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, मैं कई बार मिलता हूं और खासकर स्कूलों में जो टीचर्स हैं, उस सर हमने एक SIP खरीदी है। SIP कोई चीज नहीं होती, SIP कोई नहीं खरीद सकता। ऐसा ये आपको एक म्यूचुअल फंड लेना है, मान लो आपको 5 लाख का म्यूचुअल फंड लेना है, आपको लगता है मुझे 5 लाख का म्यूचुअल फंड खरीदना है। अब तरीका क्या है, आप 5 लाख लेके फंड मैनेजर के पास जाइए। सपोज आपका फंड मैनेजर सुमित गुप्ता जी हैं, आपने कह दिया जी सुमित गुप्ता जी ये लीजिए 5 लाख और मुझे एक लार्ज कैप फंड दे दीजिए। आपके जो कंपनी का लार्ज कैप फंड है, मान लो कोटक लार्ज कैप फंड या एक्सिस लार्ज कैप फंड वाले के पास गए और आपने कह दिया मुझे दे दीजिए, वो आपको दे देगा। आपको लार्ज कैप फंड 5 लाख का चाहिए, लेकिन आपके पास 5 लाख रुपए नहीं है। आप कहते हो जी मैं हर महीने 10-10 हजार के खरीदूंगा, हर महीने 10-10 हजार के खरीदूंगा, अगले 10 साल तक खरीदता रहूंगा, 5 साल तक। उसे कहते हैं SIP। यानी SIP इज नॉट अ प्रोडक्ट, SIP इज वे ऑफ बाइंग अ प्रोडक्ट। मैं और आसान लैंग्वेज में बताता हूं, आपको घर खरीदना है, आपके पास 50 लाख रुपए हैं, आप गए, आपने घर वाले को पैसा दिया, आपने घर खरीद लिया। दूसरा, आपको घर खरीदना है तो आपने क्या किया, आपने EMI दी, धीरे 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 EMI दी, और जब 20 साल आप EMI देते तो आपका घर हो जाता है। सेम तरीके से किसी म्यूचुअल फंड, चाहे वो डेट फंड खरीदना हो, चाहे आपको इक्विटी फंड खरीदना हो, चाहे किसी भी फंड में जब आप हर महीने वो थोड़ा 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 खरीदते हैं ताकि आप ज्यादा खरीद पाए एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर फंड बैलेंस, तो उससे हम कहते हैं SIP। SIP इज वे ऑफ बाइंग अ प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, EMI के थ्रू कोई चीज खरीदना, ये जान, EMI के थ्रू आपको कोई चीज खरीदना है, वो हमारी SIP हो गई। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नाउ अब दूसरा एक टर्म आता है STP। व्हाट इज STP? अब STP क्या है? दीपक मिश्रा जी के अकाउंट में हर महीने सैलरी आती है, उस सैलरी से 10,000 रुपए हर महीने वो एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, वो तो हो गया SIP। मान लो दीपक मिश्रा जी के पास नहीं जी 10 लाख रुपए आज ही है और कहते हैं जी मैं तो आज ही खरीद लूंगा, तो मैं अगर उनका फंड मैनेजर हूं तो मैं दीपक मिश्रा जी से कहूंगा आपके पास पैसे हैं तब भी मत खरीदो। दीपक मिश्रा जी कहेंगे ये क्या मजाक है, मेरे पास पैसे हैं और फिर भी आप कह रहे हो नहीं खरीदो, ये क्या मजाक है, व्हाट इज दिस, मैं पैसे दूंगा।
क्या होगा, आज अगर 10 लाख रुपए का दीपक मिश्रा जी ने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा और रात को चाइना में बिंग चिंग चिंग चंग वाले का दिमाग खराब हुआ, उसने एक बम फोड़ दिए, पता चला ताइवान के ऊपर, तो दीपक मिश्रा जी का पोर्टफोलियो 10% नीचे आ जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा दीपक मिश्रा जी, आप इस पैसे को एक फंड मैनेजर के गिल्ट फंड में या डेट फंड में डाल दीजिए। गिल्ट फंड यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला फंड, डेट फंड यानी बॉन्ड्स वाला फंड, ठीक है। अब उस फंड में पैसे को डाल दीजिए, एक बार में डाल दिया, अब उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होना, उसमें तब आपको फिक्स है, ये 5%, 6%, 7% जो है वही मिलना है। अब अपने फंड मैनेजर को एक इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि वो उस गिल्ट फंड से हर महीने 25,000 रुपए निकाले और आपके उस इक्विटी फंड में डालता जाए जो आपको जरूरत है, जो आपको खरीदना है, चाहे लार्ज कैप है, चाहे मिड कैप है, चाहे स्मॉल कैप है, जो आपको खरीदना है उस गिल्ट फंड से या डेट फंड से थोड़ा 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 वहां से रिडीम करता रहे और यहां डालो। इससे हुआ क्या कि आपका पैसा आइडल भी नहीं है, खाली नहीं पड़ा, आपने उसको गिल्ट फंड में डाल दिया या डेट फंड में डाल दिया है या लिक्विड फंड में डाल दिया है, वहां से आपको साल के 6%, 7%, 8% जो आपका एफडी में मिलता है उससे लगभग ज्यादा ही मिल जाता है, वो आपको एक निश्चित अमाउंट मिल रहा है। अब वहां से जब धीरे धीरे हर महीने ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर चिंग चांग चुंग का दिमाग खराब भी हो गया तो पहली बार आपका 10,000 रुपए डूबेगा, लेकिन अगली बार आपको सस्ता मिलेगा। अगली इंस्टॉलमेंट जब आपका ट्रांसफर होगी तो आपको यूनिट सस्ते में मिलेंगे। इस तरह से आपका जो परचेजिंग प्राइस एवरेज है वो कम आएगा, एवरेज प्राइस जो है वो बेटर आएगा एज कंपेयर टू लम्प सम इन्वेस्टमेंट करने में। क्या इसमें कभी नुकसान हो सकता है कि हाँ जी भाग ही गया, तो हो सकता है ऐसा, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं और प्रोबेबिलिटी कहती है मार्केट कभी ऐसे नहीं चलती, मार्केट जो है ऐसे ऐसे चलती है। याद करिए, जो लोग पीएमएस वाले लोग हैं प्लीज ऐसे थम्स अप करके, ऐसे थम्स अप करके मुझे बताएंगे, मुझे मेरा मोटिवेशन होगा। कल ही मैंने आप लोगों को मैसेज भेजा था, प्लीज रिडीम योर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। क्या आप लोगों के पास, सबके पास ये मैसेज आया था? अगर मैं आप हैंड रेज करते हैं, आया था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, जो भी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है उसको रिडीम करिए आप। तो मैंने आप, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट अब ओवरबॉट हो गई है, मार्केट में थोड़ा करेक्शन होना है, कोई भी बहाना कुछ भी हो सकता है, होना है, तो उसको अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं तो आपको रिडीम करना है। मैंने आपको मैसेज भेजा था और आज देखिए 600-700 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया, तो ये होना है। ऐसा क्या मुझे पता था? मुझे नहीं पता था, मैं थ्योरी को फॉलो करता हूँ। थ्योरी कहती है कि एनएससी अगर 80 के आरएसआई पे पहुंच गया, अगर कोई भी स्टॉक हो, चाहे एनएससी हो चाहे बीएससी हो, कोई भी अगर 80 के आरएसआई पे पहुंच गया तो उसे तो करेक्शन होना है, चाहे वो टाइम वाइज हो चाहे वो प्राइस वाइज हो, करेक्शन तो होना है। तो वो तो एसटीपी, आई होप मैं समझा पाया। एसडब्ल्यूपी नेक्स्ट है आपका, एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये क्या होता है? चलो जी, आप एसआईपी करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, पता चला कि हाँ जी सरिता यादव जी ने आज से एसआईपी करना शुरू किया और तब तक किया जब तक कि वो रिटायर नहीं हो गई। अब जिस दिन वो रिटायर हो गई उस दिन क्या वो सारा पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल लेंगी? वो ऐसा नहीं करती। वो अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर को एक लेटर लिखती हैं, आजकल फॉर्म होता है, ऑनलाइन होता है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, वहां पे टिक करती हैं कि मुझे अपने फंड में से, सपोज उनका पोर्टफोलियो उस समय 1 करोड़ हो गया, तो 1 करोड़ वाला पोर्टफोलियो क्या होगा, वो हर साल मान लो 10% का रिटर्न मिलता है, एक साल में 1 करोड़ 10 लाख होगा, उसके अगले साल फिर 1 करोड़ 10 उसमें 11 लाख और जुड़ेगा, 1 करोड़ 21 लाख, ऐसे जुड़ता जाएगा एज पर रिटर्न। नाउ वो कहेंगे नहीं जी मुझे तो इसमें से हर साल 15 लाख की जरूरत है या 12 लाख की जरूरत है, 1 लाख रुपए हर महीने, तो अपने फंड मैनेजर को टिक कर देंगे मुझे एसडब्ल्यूपी करना है, यानी हर महीने 1 लाख रुपए विड्रॉ करना। अब उनके अकाउंट में उनका फंड मैनेजर यूनिट्स बेच बेच के हर महीने उनके अकाउंट में पैसा डालता जाएगा, ये एक तरह से पेंशन बन जाएगी और वो अपना पैसा यूज करेंगे। अब 1 करोड़ रुपए था, अगर 1 करोड़ रुपए एक साल में बढ़ के 1,10 हुआ है और उन्होंने 12 निकाल लिया तो साल के एंड में उनका 98 बचेगा। और अगर एक साल में उनका 1 करोड़ बढ़ के 1,20 हुआ है और उन्होंने 12 निकाला तो वो 1 करोड़ 8 लाख हो जाएगा, और डिपेंडिंग अपॉन जो भी रिटर्न उनका मिलता रहेगा, और इस तरह से उनका चलता रहेगा और जनरली लाइफ लॉन्ग चलता है। वो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि मेरी लाइफ लॉन्ग ये इन्वेस्टमेंट चलती रहे और मेरा विड्रॉल होता रहे। ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये जो लार्ज कैप फंड मैंने आपको बताए थे, लार्ज कैप फंड में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इक्विटी को प्रमोट करने के लिए, इक्विटी को, जो सर्विस क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो लोग भी इक्विटी में इन्वेस्ट करें, इस प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, पर्टिकुलर टाइप में क्या है, वो लार्ज कैप फंड होते हैं, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन दी कि उस पैसे को आप 3 साल से पहले निकाल नहीं सकते, 3 साल से पहले निकाल नहीं सकते। जैसे म्यूचुअल फंड में आप 1 साल के बाद कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, आप चाहें तो 1 साल से पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, आपको एग्जिट रोल लगता है 1% का। सपोज आपने 1 लाख रुपए जमा किया है, अगर 1 साल बाद निकालेंगे तो जो भी रिटर्न मिली है वो और वो निकाल देंगे, और जो आप, लेकिन अगर 1 साल पहले 6 महीने बाद निकालते हैं तो 1% का एग्जिट रोल लगता है, यानी आपको एक तरह से टैक्स लग जाता है, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या कहते हैं कि आप 3 साल से पहले निकाल नहीं सकते, 3 साल का लॉक इन होता है, उसको कह दिया इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। एक सेविंग स्कीम बना दिया जो पैसा इक्विटी मार्केट में लगेगा। अब इससे क्या क्या फायदे हुए? फायदा नंबर 1, गवर्नमेंट ने देखा इक्विटी की तरफ आम आदमी जुड़ेगा। फायदा नंबर 2, आपको टैक्स बचेगा। फायदा नंबर 3, फंड मैनेजर के पास वो पैसा कम से कम 3 साल के लिए है। यानी क्या होता है, इक्विटी में लोग, पता चलता है कि हाँ जी सुमित गुप्ता जी ने एक शेयर खरीदा कल रिलायंस का 2000 का और आज हो गया 1900, कहते हो इक्विटी तो बड़ी खराब चीज है, इससे भागो। लेकिन फंड मैनेजर के पास 3 साल का टाइम है, तो 3 साल में परफॉर्मेंस, क्योंकि लार्ज कैप फंड है, लार्ज कैप वाले शेयर जो है वो कंसिस्टेंट बढ़ते हैं, तो इसलिए 3 साल में अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो हर जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको बेनिफिट मिल जाता है, 80C का जो बेनिफिट है मिलता है। अब यहां पे मैं आप लोगों को एक चीज इंट्रोड्यूस करता हूं, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, तो आप उसके सैलरी से टैक्स बचाने के लिए आप 80C में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप पीपीएफ में डालते हैं, आप एफडीज होती हैं कुछ उसमें डालते हैं, आप कुछ LIC प्लान ले लेते हैं, आप सुकन्या में डालते हैं, ताकि आपको टैक्स पे, और ये जीवन भर करते रहते, चाहे आपको पैसे हो चाहे ना हो, कहीं से मांग के करते हैं, कहीं से अरेंज करके करते हैं, कोई काम को रोक के करते हैं, कोई चीज बेच के करते हैं, लेकिन करते हैं कि हमें टैक्स बचाना है तो करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं कि जीवन में केवल आपको 3 साल 80C में इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपका मन करे पैसा है तो करो और नहीं है तो मत करो। 3 साल के बाद 80C में कभी इन्वेस्ट नहीं करना। आपको जीवन भर, जब तक आप नौकरी करेंगे या इवन पेंशन मिलेगी, तब तक आपको 80C का बेनिफिट मिलता रहेगा। आपको कभी करना नहीं है, लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको 80C का बेनिफिट देगा। कैसे देगा? आप क्या करिए, 2022 इस समय चल रहा है, इस समय आप एक ELSS फंड में, अपना ELSS फंड में SIP शुरू करिए। 22 में करिए, 23 में करिए, 24 में करिए, 3 साल तक करिए। चौथे साल क्या करना है, अपने फंड मैनेजर के पास एक SWP का फॉर्म भरना है, सिस्टमैटिक विड्रॉल फॉर्म। उसपे वो चौथे साल के अप्रैल में वो पैसा निकालना है जो पहले साल के अप्रैल में दिया था। ध्यान से सुनिए, चौथे साल के अप्रैल में कौन सा पैसा निकालना है? SWP करना। आपको कुछ SWP का फॉर्म भर देंगे, अपने आप हो जाता है। चौथे साल के अप्रैल में पहले साल के अप्रैल वाला पैसा निकालिए और उसको SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर दीजिए। फिर चौथे साल के मई में पहले साल के मई वाला पैसा, बस 2 फॉर्म भरने हैं। उसके बाद 80C के बारे में कुछ नहीं सोचना। ऑटोमेटिकली क्या होगा, पहले साल का पैसा पूरे साल निकलेगा, चौथे साल इन्वेस्ट होगा, दूसरे साल का पैसा पूरे साल निकलेगा, पांचवें साल इन्वेस्ट होगा, छठे साल का, तीसरे साल का पैसा निकलेगा, छठे साल होगा, फिर उसके अगले साल फिर क्या होगा, चौथे साल का निकलेगा, सातवें साल अपने आप होता जाएगा। अपने ऑर्गेनाइजेशन को ले जाकर दे देंगे, ये जी हमने इतना जमा किया है और हमें 80C का बेनिफिट दीजिए, और वो आपको देगा, वो आपको देगा। क्योंकि आपने क्या निकाला इसके लिए कोई रूल नहीं है, रूल ये है कि आपने कितना लगाया है 80C में। तो मैं बता रहा हूं 3 साल के बाद किसी भी सर्विस एम्प्लॉय को टैक्स बचाने के लिए 80C में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, इसलिए हम हर साल परेशान होते हैं। कभी कोई LIC प्लान ले लिया, कभी कोई कोटक का प्लान ले लिया, कभी कोई HDFC का प्लान ले लिया, अब बैंक मैनेजर्स हमें उल्लू बना देते हैं और हम खरीद लेते हैं। प्लीज आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। किसी को भी 3 साल के बाद, जिस दिन आपने जॉब ज्वाइन की या जिस दिन आपने अर्निंग शुरू की, उसके 3 साल तक आपको 80C के लिए इन्वेस्ट करना है। चौथे साल ऑनवर्ड किसी को 80C के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, आपका अपने आप होगा। SWP फॉर्म भरिए, SIP फॉर्म भरिए,
SWP से निकालते जाइए, पहले साल वाला SIP में जाएगा, दूसरे साल वाला निकालिए जाएगा, और ये प्रोसेस सर्कल में चलता रहेगा थ्रू आउट योर लाइफ। क्या मैं आपको ये कह रहा हूं कि आगे इन्वेस्ट नहीं करना है? आपके पास पैसा है, आप कहीं भी इन्वेस्ट करिए ना। 80C के लिए पर्टिकुलरली ऐसे इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्ट करते हैं, जनरली 80C वाले इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं एज कंपेयर टू मार्केट हमें कम रिटर्न देते हैं। 80C वाले कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो वो एज कम, चाहे PPF हो चाहे सुकन्या हो, मार्केट का जो हमारा 10-12% कम से कम मिल जाता है, वो एज कंपेयर टू कम मिलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं आपको इन्वेस्टमेंट करना है थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन 80C के प्रेशर में आके ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया जिसमें आपका पैसा 20-20 साल तक फंस जाता है, ऐसी गलती नहीं करनी है। 15 साल के लिए PPF खरीद लिया, पता चला 7% का रिटर्न मिलता है। क्यों करना है भाई, जब मुझे पता है कि नॉर्मल में निफ्टी में पैसा डाल दूंगा तो मुझे 12% मिलेगा। निफ्टी में 12% मिलना ही मिलना है, किसी 10-15 साल के लिए किसी भी डाल दीजिए, किसी भी, और टैक्स लगना है 10% का। मैं PPF में पैसा डालता हूं, मुझे मिलता है 7%, क्या फायदा हुआ? तो जब मुझे पता है तो प्लीज, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको समझ नहीं है, वो लोग PPF वगैरह में डालते हैं। आप लोग सुनील त्रिपाठी की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, अगर आप भी वही करेंगे कि आप भी 7% का रिटर्न लेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर नॉलेज नहीं है तो बेटर है कि आप अपने पैसे को सिक्योर करें, लेकिन नॉलेज के बाद अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा होगा। तो आई होप SIP, STP, SWP एंड ELSS समझ में आ गया। अगर किसी को नहीं आया तो मैं चैट पढ़ रहा हूं, प्लीज चैट पे अगर आप में से कोई भी लिख देता है कि इनमें से कोई टर्म मुझे दोबारा बतानी है, कोई भी क्वेश्चन आप लिख देंगे तो मैं उस क्वेश्चन को लूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, STP, SIP, SWP और ELSS, अगर ये समझ में इनमें से कोई नहीं आया तो आप मुझे दोबारा, STP इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। मैं दोबारा बता देता हूं STP क्या है। STP क्या है मैं इसको दोबारा बता रहा हूं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मुझे आज म्यूचुअल फंड खरीदना है। अगर मैं आज जाके म्यूचुअल फंड खरीद लूंगा तो क्या होगा, कल किसी वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशन हुई तो मेरा पैसा हो सकता है कि मुझे कम रिटर्न मिले। एक बार में कभी भी इक्विटी मार्केट में शेयर चाहे म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। आप क्या करिए, अपने पैसे को एक फंड मैनेजर को, सपोज आपको रिलायंस बहुत अच्छा लगता है जो आप निपॉन बन गया है, या आपको लगता है कि नहीं जी मुझे तो HDFC बहुत अच्छा लगता है या एक्सिस बहुत अच्छा लगता है, आप एक्सिस के फंड मैनेजर को 10 लाख रुपए दे दीजिए। बोलिए ये 10 लाख रुपए आप एक गिल्ट फंड में डाल दीजिए या आप एक बॉन्ड फंड में, जैसे डेट फंड होता है उसमें डाल दीजिए। अब डेट फंड में डालेंगे तो उस पर कितना रिटर्न मिलेगा, डेट फंड में 6% मिलेगा। अब 6% मिलेगा लेकिन वो 6% फिक्स है, उस पर कोई मार्केट का फ्लक्चुएशन का, क्योंकि वो बॉन्ड है, उस पर फिक्स रिटर्न। अब 6% डालिए और साथ में एक फॉर्म भर दीजिए STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। यानी ये जो 10 लाख है, इस 10 लाख में से हर महीने 25,000 रुपए निकले या 30,000 निकले या 20,000 निकले, जो आपको मन करता है, 50,000 निकले या 1 लाख हर महीने निकले, अगले 10 महीने तक थोड़ा थोड़ा इक्विटी फंड में ट्रांसफर हो, सिस्टमैटिकली ट्रांसफर हो। अब इससे होगा क्या, जो 10 लाख है वो आपके अकाउंट में अगर पड़ा रहता तो उस पर 3% मिलता, लेकिन आपने डेट फंड में डाल दिया तो वहां पे 6% मिल रहा है। पहले तो आपको ये आपका पैसा काम करना पहले दिन से शुरू कर दिया। दूसरा कि जब वो वहां से हर महीने ट्रांसफर होता है, हर महीने ट्रांसफर होगा तो इससे होगा क्या, इस ट्रांसफर से आपको जो मार्केट की जो फ्लक्चुएशन हो रही है, मार्केट की जो फ्लक्चुएशन हो रही है उसका प्रभाव आपके रिटर्न पे, आपके पोर्टफोलियो पे नहीं पड़ेगा। कभी आप ऊंचे में खरीदेंगे, कभी नीचे में, कभी ऊंचे में, तो आपका जो परचेज प्राइस है वो एवरेज आएगा। और एवरेज परचेज प्राइस ऑलवेज जो है, आप कितना भी स्ट्रेटजी लगा लो उससे बेटर होता है। एवरेज इज ऑलवेज बेटर इन इक्विटी मार्केट देन एनी स्ट्रेटजी। You use any strategy, the average strategy is the best। इसलिए मैं कहता हूं धीरे धीरे खरीदो और धीरे धीरे बेचो। और किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है, मैं एक बार और रीड करता हूं, ये क्वेश्चन मुझे समझ, सर लास्ट ATC वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, ये मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा लिख पाए तो मैं इसको कोशिश करूंगा दोबारा बताने की, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। मैं लास्ट में मैं क्वेश्चन दोबारा आप लोग को अनम्यूट करके मैं क्वेश्चन लेने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिटर्न। अब हमें ये देखना है कि जी म्यूचुअल फंड खरीदते समय
मैं रिपीट कर रहा हूं, म्यूचुअल फंड खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है। तो नो डाउट हमें वो म्यूचुअल फंड लेना चाहिए जिसकी रिटर्न अच्छी है। रिटर्न अच्छी मतलब सिंपल सी बात है, मैंने 100 रुपए लगाए हैं तो एक साल बाद वो 110 होता है या 112 होता है या 115 होता है, 3 साल बाद वो 150 होता है या 160 होता है या 170 होता है। वॉट एवर इज द चेंज इन माई कैपिटल इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज रिटर्न। रिटर्न जिसकी ज्यादा हो वही लेना है, नो डाउट रिटर्न तो देखना है, बिकॉज हमारा पर्पज जो है, फर्स्ट पर्पज जो है, जब हम इक्विटी में आए हैं या किसी भी इन्वेस्टमेंट में आए हैं तो हमारा फर्स्ट पर्पज है कि हमें अच्छी रिटर्न मिले, अच्छी रिटर्न मिले। तो पहली चीज आपको जो देखना है वो आपको रिटर्न देखना है। लेकिन क्या गूगल पे केवल ये लिख दें बेस्ट रिटर्न म्यूचुअल फंड, बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड विच हैज गिवन हाईएस्ट रिटर्न इन लास्ट 10 इयर्स, और उसको देख के आप म्यूचुअल फंड खरीद लें, क्या ये सही है? प्लीज ये एकदम गलत है, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ऐसी गलती करते हैं बाद में बहुत पछताते हैं लोग, बहुत पछताते हैं। बिकॉज इन्वेस्टमेंट, मैं फिर बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इज प्योरली लिंक्ड विद रिस्क। आपका रिटर्न आपके रिस्क पे डिपेंड करता है। जहां पे ज्यादा रिटर्न होगा, जहां पे भी जो भी, वहां पे रिस्क ज्यादा होगा। अगर रिटर्न कम होगा, जितना कम रिटर्न होगा उतना कम रिस्क होगा, जितना ज्यादा रिटर्न होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा। इसीलिए जब मैं आपकी इक्विटी की क्लासेस लेता हूं, मैं बार बार कहता हूं प्लीज वी विल बी अर्निंग ओनली 15, 16, 17, 20%, वी विल नॉट बी अर्निंग 40%। मैं 40% में विश्वास नहीं करता। 40% क्या मैं कमा नहीं सकता? कमा सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं, जिसमें जिसको मन करे आप उससे बता देना, मैं क्लासेस लेता हूं, मैं सिखा दूंगा। लेकिन उस 40% कमाने वाले की पैसा कब 50% कम हो जाता है पता भी नहीं चलता। क्या आप उसके लिए तैयार हैं कि हाँ जी मेरा 4 साल 40% हुआ, उसके अगले 3 साल तक 50% डिक्रीज हुआ? आप इसके लिए तैयार हैं तो आपको उसमें जाना चाहिए। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है, आप धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करके आप एक सर्टेन अमाउंट अर्न करना चाहते हैं, तो प्लीज हाई परफॉर्मिंग फंड्स को मत ढूंढिए। आपको वो फंड ढूंढने हैं जो अच्छे हैं। अच्छे के क्राइटेरिया सिंपल से मैं बता रहा हूं, जो गाड़ी तेज चलेगी। ध्यान से सुनिए, आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, अब आपने सोचा मैं उस वाहन से जाऊंगा जो सबसे तेज चलता होगा, रोड पे खड़ा हो जाइए, जो सबसे तेज चलता होगा उसको मैं हाथ दूंगा, उस पर बैठ जाऊंगा। अब जो सबसे तेज चलता होगा, आप जब दिल्ली से चलेंगे तो आपको जयपुर पहुंचने में सबसे पहले पहुंचाएगा, नो डाउट, लेकिन उसके एक्सीडेंट होने के चांस भी सबसे ज्यादा होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। और जो सबसे धीरे चलता होगा वो ऐसा होगा, वो आपके सेविंग अकाउंट की तरह है कि आप जब पता चला कि आपका जयपुर में कोई एग्जाम है, आप पहुंचे तो पता चला एग्जाम ओवर हो चुका है। तो ऐसा भी नहीं करना कि नहीं जी मैं थोड़ा ना जी मैं तो बैठ जाऊंगा बस में, तो बस तो एक्सीडेंट हो जाएगी इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ये गलती भी नहीं करनी। हमें ऐसी बस पकड़नी है जो आराम से 50-60% की स्पीड से चलती हो, 50-60 की स्पीड से चलती हो और हमें 4 घंटे में जयपुर पहुंचा दे। हम यही करते, हम यही, हमारा यही थॉट प्रोसेस होता है। इसीलिए क्या हम कोई ऐसा बाइकर गैंग को पकड़ लेते हैं, हाँ जी ये तो बाइकर गैंग जा रहा है जयपुर वाले रोड पे हो जाता है वो, चलो जी हमें भी जयपुर छोड़ देना, हम ऐसा नहीं करते। सेम आपको करना है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड खरीदते समय आपको हाईएस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड प्लीज गूगल में नहीं ढूंढना है, नहीं ढूंढना है, नहीं ढूंढना है। जो ये ढूंढता है उसका 10 साल के बाद आप देखेंगे तो वो वही होता है जहां वो एवरेज परफॉर्मिंग वाला होता है, उससे खराब स्थिति में होता है हाईएस्ट परफॉर्मिंग वाला। ये मैं आपको बता रहा हूं, 10 साल का किसी भी फंड का रिकॉर्ड ले लीजिए, किसी भी फंड का। क्यों? क्योंकि वो जब तेजी से चलने वाला है, आज जयपुर गया एक्सीडेंट नहीं हुआ, कल जयपुर गया एक्सीडेंट नहीं हो गया, लेकिन जब वो रोज जाएगा तो उसके जाने एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, और एक बार एक्सीडेंट होगा तो वो 4 महीने बेड पे आ जाएगा और वो 4 महीने तक जयपुर जा नहीं पाएगा। लेकिन जो धीरे धीरे चलने वाला है वो रोज जयपुर जाएगा, आएगा, जाएगा और आएगा। ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश की। आई होप नाउ जब आप म्यूचुअल फंड खरीदें, जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदें तो सबसे पहले देखें अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल करें। जो भी आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं प्लीज, आपके पास ऑलरेडी म्यूचुअल फंड होंगे, मैं कोई म्यूचुअल फंड नहीं बताऊंगा, है अपने म्यूचुअल फंड, तो उसमें स्टडी करिए, आज जाके बैठिए कि आपके फंड का अल्फा क्या है। अल्फा मींस आपका फंड जो
एक्सेस रिटर्न देता है एज कंपेयर टू बेंचमार्क। जब भी आपने फंड लिया होगा, आपके पास एक लेटर आता है, उस लेटर में लिखा होता है, हर महीने लेटर आता है सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से, जो आपका फंड है वो आपको भेजता है, आपके फंड की परफॉर्मेंस भेजता है, उसमें लिखा होता है कि आपके फंड का बेंचमार्क क्या है। जनरली बेंचमार्क अगर लार्ज कैप फंड है तो निफ्टी या सेंसेक्स होगा, मिड कैप फंड है तो निफ्टी जो आपका NSE 200 होगा, NSE 500 होगा, ठीक है। स्मॉल कैप फंड है उसमें NSE 500 होगा। इस तरह से आपके बेंचमार्क होते हैं। उस बेंचमार्क को देखिए, अब फिर कंपेयर कीजिए कि जो बेंचमार्क है उसने पिछले 6 महीने में कैसा रिटर्न दिया है और आपके फंड ने कितना दिया। बेंचमार्क ने पिछले 2 साल में कैसा रिटर्न दिया है और आपके फंड ने कैसा दिया है। बेंचमार्क ने पिछले 10 साल में कैसा रिटर्न दिया है और आपके फंड ने कैसा रिटर्न दिया है। अगर आपका फंड बेंचमार्क को बीट करता है, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी, आप बेस्ट फंड में बैठे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका फंड बेंचमार्क को बीट करता है तो आप अच्छे हैं। ऐसा होगा कि मान लो निफ्टी 10% डाउन है और आपका फंड केवल 9% डाउन है, तो आपका फंड बहुत अच्छा है, बिकॉज जब निफ्टी रिकवर होगा आपका फंड अपने आप रिकवर हो जाएगा। डोंट वरी, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये मैंने आपको, जो लोग मेरे साथ इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, पिछले 3 महीने में दिखाया है कि कैसे आपका पोर्टफोलियो 20% नीचे था, जो कि अपने आप रिकवर हो चुका है। तो आपका फंड जो है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, आपका म्यूचुअल फंड है, वो बेंचमार्क को बीट करना चाहिए। बेंचमार्क की जो भी परफॉर्मेंस है उससे बेटर होनी चाहिए। अगर आपके फंड की परफॉर्मेंस बेहतर है, यानी अल्फा आपका 1 से ज्यादा है, तो आप समझ जाइए कि आपका फंड अच्छा है। और अगर आपका अल्फा ऐसा नहीं है, गूगल करिए अल्फा ऑफ ICICI दिस फंड XYZ, जो भी फंड है, आपको अपने आप पता चलेगा उसका अल्फा क्या है। आपको दिखता है, अच्छा दिखता है, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और आपका बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहे हैं, यानी आपका अल्फा जो है 1 से कम आ रहा है, प्लीज अपने फंड को रिडीम करिए, उस पैसे को अच्छे फंड में इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट होता है बीटा। बीटा क्या है? बीटा है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी, अब मुझे पता है कि मेरा फंड जो है 70% का रिटर्न देता है, वाह वाह, मैं बहुत खुश। लेकिन मेरे फंड की वॉलेटिलिटी इंडेक्स कितना है, बीटा कितना है? क्या 70% रिटर्न देने वाला फंड ऐसा तो नहीं है जिसका बीटा जो है वो 40 का है? अगर बीटा इस तरह का है, पता चलता है कि मेरा तो बीटा 25 का है, यानी 70 का 25% निकाल लो उतना नीचे हो सकता है, 70 का 25% निकाल लो उतना ऊपर हो सकता है। अगर ऐसा है तो प्लीज उस फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। बीटा जितना कम होगा, 1 के जितना पास होगा, उतना आपका फंड अच्छा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बीटा मतलब वॉलेटिलिटी। फंड में रिटर्न में हमें 20% कंसिस्टेंट देता रहे। आप ज्यादा पैसा बनाएंगे एज कंपेयर टू आपको 50% मिल रहा है लेकिन वॉलेटिलिटी 40 की, तो क्या होगा? कभी 50 मिलेगा, कभी 10 मिलेगा, कभी 10 मिलेगा, कभी 50 मिलेगा, कभी -10 मिलेगा। इस तरह से आपको मिलेगा और आप 10 साल के बाद जब देखेंगे तो आपके फंड की परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो प्लीज, जब भी कोई आपको म्यूचुअल फंड बेचने आता है, जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो क्या होता है, हम लोग कई बार ऐसी गलती करते हैं, हम जाते हैं ग्रो ऐप में, तो इस ऐप में चलो जी हमें सब्सक्राइब, उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, एडवाइजर को हमारा, इन सब चक्करों में मत पड़िए। 10 रुपए 5 रुपए इससे ज्यादा नहीं होता। किसी भी म्यूचुअल फंड में आप जितने का म्यूचुअल फंड खरीदेंगे ना, आजकल 0.01 0.002 ऐसे है फंड मैनेजमेंट चार्जेस, जो आपका रेशियो होते हैं, बहुत कम है। प्लीज इन सब चक्करों में मत पड़िए। अच्छे एडवाइजर को बुलाइए, उसके साथ बैठिए, उसको पैसे दीजिए, आप हमेशा फायदे में रहेंगे, आप हमेशा फायदे में रहेंगे। ये जो है ना, ये जो सिस्टम बने हुए, जो इलेक्ट्रॉनिक उसमें जा रहे हैं, ये सब चीजें बाद में आपको आज नहीं समझ में आ रही, इसका जो नुकसान होगा ना, ये बहुत बड़े नुकसान है। आज के कुछ दिन पहले एक लोटस म्यूचुअल फंड आया करता था, 67% रिटर्न देता था। इंडिया की बात बता रहा हूँ, विदेश की बात नहीं बता रहा हूँ। लोटस कंपनी का याद करिए, कहाँ गया पता भी नहीं लोगों को। तो प्लीज इन सब चक्करों में, छोटे छोटे म्यूचुअल फंड हाउसेस के चक्कर में पड़िए, देखेंगे उनका रिटर्न बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अच्छा होता है, बिकॉज वो कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास छोटा सा फंड होता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है,
जो पैसा जो निदेशक को दिया जाता है इन्वेस्ट करने के लिए, उनके माइंड को यूज करने के लिए जितना उनको फीस दी जाती है, और दूसरे फंड के तो उतनी ही वैल्यू है, वो कहाँ से दे पाएगा, वो अपने फंड मैनेजर को नहीं दे पाएगा। तो जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े हाउसेज हैं, HDFC का फंड है, कोई ICICI का फंड है, कोई एक्सिस का फंड है, कोई कोटक का फंड है, कोई, इनमें आप इन्वेस्ट कीजिए। जो भी आपको, मैं नहीं कह रहा कि आप पर्टिकुलर वो लीजिए, जो आपको, देखो हमेशा जान लीजिए जो बड़े फंड हाउसेज हैं उनके पास बड़े बड़े मैनेजर्स हैं, वो लोग बहुत बड़े एक्सपीरियंस है, 20-20 साल, 25-25 साल उनके साथ। ये नहीं कि पता चला एक मेरे ही करके कंपनी आई, 3 साल में बड़ा अच्छा रिटर्न दे रही है, आप बड़ा खुश हो गए, कोई बात नहीं जी, आप भी यही है, मैं भी यही हूं। मैं तो देखो 20 साल से, मैं नहीं कह रहा कि वो खराबी हो जाएगी, लेकिन मेरा पास का एक्सपीरियंस ये कहता है जितने छोटे छोटे फंड आए वो सब ने शुरू में तो बड़ा अच्छा दिखाया और किया भी अच्छा, नो डाउट, लेकिन उसके बाद पता चला वो कहाँ गायब हो गए, पता ही नहीं चला। लोगों की रिटर्न नेगेटिव में देख के पता चला 10 साल के बाद चले गए। तो प्लीज अपने फंड का बीटा जरूर देखिए। बीटा को जिसने नहीं देखा वो फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट चीज है जो आपका, ये मैं जाना चाहूंगा शार्प रेशियो पे। मैं स्टैंडर्ड डिवीजन पे नहीं जाना पाऊंगा, स्टैंडर्ड डिवीजन और बीटा लगभग सेम चीज बताती हैं, इसलिए मैं उसको नहीं आपके साथ कवर करूंगा। सेम चीज बताती है लगभग, बस उसको बताने एक परसेंटेज टर्म में है, और दूसरा जो है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू में है यही चीज ना। शार्प रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। शार्प रेशियो ये होता है कि आपको रिस्क, जितना आपको रिस्क दिया जा रहा है उसके ऊपर क्या रिटर्न मिल रहा है, उसे कहते हैं शार्प रेशियो। अगर मैं आपसे कहता हूं जी मैं आपको 40% का रिटर्न दे रहा हूं, और यहीं पर कोई और इंटेलिजेंस फंड मैनेजर आता है, कहता है अमित शर्मा, मैं हूं बड़ा एक्सपीरियंस, मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं आपको 60% का दूंगा। आप कहोगे यार ये तो 60% दे रहा है, और वो तो सुनील त्रिपाठी तो 40% ही दे रहा है। आपको देखना है कि जो 60% रिटर्न दे रहा है वो आपको रिस्क कितना दे रहा है, वो आपको रिस्क कितना दे रहा है। अगर 60% वाला आपको 50% का रिस्क देता है, यानी केवल आपका 10% का एक्सेस रिटर्न ओवर योर रिस्क है। लेकिन जो 40% दे रहा है वो कहता है जी रिस्क यहाँ पे केवल 10% का है, यानी वहां पे 30% एक्स्ट्रा दे रहा है आपको ओवर द रिस्क। जैसे एफडी में कई लोग कहते हैं एफडी में इन्वेस्ट करो, क्यों? रिस्क वहां पे 0 है, तो 0 और 6, 0 से 6 आपको 6% का रिटर्न मिला रिस्क के ऊपर। लेकिन अगर मैं म्यूचुअल फंड में जाके मैं कहूंगा जी मैं आपको 8 दूंगा, और पता चला वहां पे रिस्क जो है वो 6 का है, तो म्यूचुअल फंड में बिल्कुल मत जाइए, बेटर है एफडी में रहिए, बेटर है, क्योंकि आपको तो 2 ही एक्स्ट्रा मिला ना। तो बेटर आपको म्यूचुअल फंड में कब जाना है, जो कम से कम जितना रिस्क ले रहे हैं उससे 6 से ज्यादा मिले। यानी रिस्क अगर आपको 10 है तो आपको रिटर्न कम से कम 17 मिले, 16 से ज्यादा, 6 से ज्यादा। तो इस शार्प रेशियो जरूर देखिए, और इसको ये सब कैलकुलेट नहीं करना, मैं बिल्कुल इसके फाइनेंस में नहीं जाना चाहता, ये सब आपको कैलकुलेट करना नहीं सीखना। वो आपको ये देखना है सिंपल, आपके पास जो म्यूचुअल फंड है आप गूगल करिए आपके म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो क्या है। शार्प रेशियो देखिए, कंपेयर कीजिए 2, 4, 5 म्यूचुअल फंड से, जिसका शार्प रेशियो बेटर है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, जिसका शार्प रेशियो खराब है उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो प्लीज मैं फिर बता रहा हूं, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय केवल रिटर्न नहीं देखना है, आपको रिटर्न के साथ साथ अल्फा देखना है, बीटा देखना है, बीटा या स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों में से कुछ भी देख लीजिए, और साथ में शार्प रेशियो जरूर देखिए। बिकॉज शार्प रेशियो अगर नहीं देखते तो हम जो आज के 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, उनके लिए मैं बता रहा हूं, देखिए जो 2-4 दिन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए तो देखो इक्विटी मार्केट होता नहीं। मैं हमेशा कहता हूं इक्विटी में आए हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म को सोचिए, लॉन्ग टर्म में जाके इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा बनेगा। मैं आपको बता रहा हूं किसी भी अच्छे फंड हाउस का, ध्यान से सुनिए, किसी भी अच्छे, लिख लीजिए इस बात को और गूगल कर लीजिएगा, निकाल दीजिएगा, और आपके पास सारे ग्रुप्स है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा ट्विटर है, मेरा फेसबुक है, मेरा इंस्टाग्राम है, कहीं पे लिख दीजिएगा सुनील त्रिपाठी आपने बोला है, गलत बोला। किसी भी बड़े फंड हाउस का, बड़े फंड हाउस मतलब SBI, बड़ा फंड हाउस मतलब UTI, बड़ा फंड हाउस मतलब एक्सिस, बड़ा फंड हाउस मतलब HDFC, ये सब मैं नाम ले रहा हूं बिकॉज ये लोग अच्छा कर रहे हैं, बड़े हैं, इंडिया के बड़े इंस्टीट्यूशन है, इंडिया की GDP में बहुत ग्रो करा रहे हैं, और जिस तरह से इंडिया की GDP बढ़ रही है आप विश्वास नहीं करेंगे, जो G7 कंट्रीज है, आज ही मैं एक पढ़ रहा था कहीं, G7 कंट्रीज का जितना कंट्रीब्यूशन है, G7 बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी,
बहुत बड़ी इकोनॉमिक ताकत हुआ करती थी G7, उतना जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल इंडिया एंड चाइना का कंबाइनली होते जा रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज के 25 साल के बाद आपका जो आपके पास पैसा बनने वाला है, मैं बार बार हर मीटिंग में आप लोगों से कह रहा हूं, हर क्लास में कह रहा हूं कि आप में से जो लोग अब इक्विटी मार्केट में आए हैं वो बेस्ट फॉर्चुनेट लोग हैं, सबसे फॉर्चुनेट लोग हैं जो इस समय इक्विटी मार्केट में आए हैं, बिकॉज इक्विटी मार्केट अब जो होने वाला है $3 बिलियन की इकोनॉमी जो है वो बनी कितने साल में? 70 साल में, और $6 बिलियन की कितने दिन में बनने वाली है? केवल 4 साल बाद। सोचिए क्या ग्रोथ होने वाला है इंडिया की इकोनॉमी में। उस ग्रोथ को आपको लेना है तो अच्छे फंड में इन्वेस्ट करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप शेयर नहीं खरीद सकते, जरूरी नहीं है कि सबको शेयर खरीदना है, आराम से आपको रिटर्न बनेगा किसी भी अच्छी कंपनी के लार्ज कैप फंड में। मैं आपको लिख के दे देता हूं, इन्वेस्ट करिए, आपको 12 से 13% बनेगा। मिड कैप में करेंगे तो वो 14 से 16% हो जाएगा, और अगर स्मॉल कैप में करेंगे तो वो करीब 18-20% हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, लार्ज कैप में 12-13%, इससे आपको खुश होना चाहिए, और ये बहुत अच्छी रिटर्न है, बिकॉज अभी तक आप लोग एफडीज में रिटर्न इन्वेस्ट करते थे, पीपीएफ में करते थे, सुकन्या में करते थे, उससे बहुत अच्छा है। आप पता नहीं कोई प्लॉट खरीद लेता है, कोई फ्लैट खरीद लेता है। मैं इतने लोग जाता, सर मैंने भिवाड़ी का फ्लैट खरीदा है, 20 लाख का खरीदा था, आज 18 लाख मिल रहा है। क्यों खरीदा था भाई? क्यों खरीदा था? दिखाने के लिए दुनिया को कि मेरे पास फ्लैट है, मेरा दिल्ली एनसीआर में 5 फ्लैट है। खरीदिए जी, आपका पैसा है। आपका पैसा, अगर पैसा नहीं कमाएगा, आप जिंदगी में पैसा कमा के अमीर नहीं बन सकते। मैं बार बार कहता हूं, आप जिंदगी में पैसा कमा के अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनाएगा आपको आपका पैसा। अपने पैसे को काम पे लगाइए, अपने पैसे को किसी गलत जगह नहीं, अपने पैसे को सही जगह लगाइए। बहुत पैसा है, पैसा फेंका हुआ है, उसको आपको लेना है। कैसे लेना है? बहुत आसान तरीका है, बहुत फेयर पॉलिसी है, सेबी है, एमफी है, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आज जितनी पारदर्शिता हमारे इकोनॉमी में आ गई है आफ्टर द लॉन्च ऑफ जीएसटी एंड ऑल, आप विश्वास नहीं करेंगे। हमारा सिस्टम बहुत क्लीन सिस्टम हो चुका है, नो डाउट। हर चीज ऐसा अमेरिका में भी ठीक नहीं है, जापान में भी ठीक नहीं है सब कुछ, तो इंडिया में भी थोड़ा बहुत रहेगी, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। जिस तरह से इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, इसको लीजिए, अच्छे लार्ज कैप फंड में लगाइए, 12-13% का ग्रोथ कमाइए। अच्छे मिड कैप फंड में लगाइए, आराम से 15-16% का ग्रोथ कमाइए, और अच्छे स्मॉल कैप फंड में लगाइए और आराम से 18-20% कमाइए। अब आपके दिमाग में आएगा, सर स्मॉल कैप 18-20 है तो हम उसी में रहें। ऐसी गलती नहीं करना है। फिर वही बात है, आपको देखना है, अगर आपके पास टाइम है 10-12-15 साल का तो स्मॉल कैप में रहिए। अगर आपके पास टाइम है 5-6-7 साल का तो आप मिड कैप में रहिए, और अगर आपके पास 3-4 साल 5 साल के लगा रहे हैं तो आप लार्ज कैप में रहिए। डिपेंड करता है। अगर आपको पैसे की कभी भी जरूरत पड़ सकती है तो आप मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिस्क क्या है। आपका बच्चा अभी 10वीं पढ़ रहा है, 2 साल बाद अगर उसका डीयू में एडमिशन नहीं हुआ तो आपको 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो उस समय आपको म्यूचुअल फंड से निकालना पड़ेगा। तो आपका पैसा लार्ज कैप फंड में होना चाहिए। लेकिन नहीं जी, हमारा बच्चा तो ग्रेजुएशन कर चुका है, अब जॉब कर रहा है, अब हम तो ठीक है, हम नौकरी कर रहे हैं, 10 साल बाद रिटायर होंगे तो उसके बाद देखेंगे, तो आपका पैसा मिड कैप फंड में होना चाहिए। नहीं जी, अभी हमने ही अभी जॉब शुरू की है, अभी तो बच्चा अभी बहुत छोटा है, 12 साल बाद होगा, पढ़ने जाएगा, फिर वो पढ़ेगा, फिर कॉलेज जाएगा, 15 साल का टाइम है, तो आपका पैसा स्मॉल कैप फंड में होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपके पास टाइम पीरियड कितना है, आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, आप अपने घर में रहते हैं कि किराए के घर पे रहते हैं, आपका मेडिक्लेम पॉलिसी आपके पास है कि नहीं है, आपके पास टर्म इंश्योरेंस है कि नहीं है। ये इन सब बातों को मिला के तब डिसाइड करना है आपको कि आपके पास म्यूचुअल फंड किस तरह के होने चाहिए। तो इन चीजों को आपको देखना है। मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स लेता रहता हूं आप लोगों के लिए। मेरा नंबर सबके पास मेरे समझ से होगा, मेरा ईमेल आईडी आप लोग के पास होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कभी भी प्लीज व्हाट्सएप पे डालिए। हो सकता है मैं आपको उस समय रिप्लाई न करूं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता हूं। नो डाउट दिन में 2000-2500 व्हाट्सएप आ जाते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़ा हुआ, सबको रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन इंडिविजुअल को मैं कोशिश जरूर करता हूँ रिप्लाई करने की। हाँ, कोई कहता है स्टॉक को बेच दो, स्टॉक को खरीद दो, तो मैं जानबूझ के उसको इग्नोर कर देता हूँ, बिकॉज वो मेरा काम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि स्टॉक को बेच दूं या खरीद लूं, ये आप डिसाइड करें, मैं आपको सिखाऊं।
आप ये म्यूचुअल फंड लूं या ये म्यूचुअल फंड ना लूं, ये मैं आपको नहीं, मैं आपको केवल सिखाऊं हाउ टू सेलेक्ट म्यूचुअल फंड, और आप उसको देख के आप आज जाके गूगल कीजिए, आपके पास ये म्यूचुअल, किसी ने बताया जी एक्सिस लार्ज कैप फंड बहुत अच्छा, तो देखिए रिटर्न ऑफ एक्सिस लार्ज कैप फंड इन लास्ट 10 ईयर, शार्प रेशियो ऑफ एक्सिस फंड, बीटा ऑफ एक्सिस फंड, अल्फा ऑफ एक्सिस फंड, देखिए कंपेयर कीजिए एक्सिस फंड को, कंपेयर कीजिए एचडीएफसी से, फिर जो फंड निकाल के आप सेलेक्ट करेंगे ना वो बेस्ट होगा। फिर भी किसी को चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर दें, मैं बता दूंगा मैं कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, मैंने वैसे बताया भी हुआ है, लेकिन आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप सीख के करेंगे ना तो मेरा पर्पस, जिस पर्पस से मैं ये क्लासेस चलाता हूँ वो पर्पस तब सॉल्व होगा जब आप खुद सीख के करेंगे। बिकॉज जो कन्विक्शन आपका होगा ना उस फंड में कि अगर अगले साल उसने 10 की जगह 8 दिया तो भी आपको पता है नहीं जी मैंने इसको सब कुछ देखा है, ये इस साल 8 दिया है, ये बेंचमार्क के साथ चल रहा है। क्या होता है हमने देखा एक फंड ने 12% दिया दोस्त के, आपके ने 8% दिया, आप वहां से निकल जाते हो, पता चला उसका बेंचमार्क कुछ और था, वो तो स्मॉल कैप फंड में था, आप लार्ज कैप में थे, और अगले साल पता चला कि आप निकल के वो ना टोल गेट पे लाइन देखी आपने, इस लाइन से चल रहे थे, ये गाड़ी तेज चल रही थी, इससे निकला दूसरी लाइन पे चले गए, अब ये वाली गाड़ी रुक गई, हम तो उसमें बैठे, तो वही सिचुएशन हो जाती है। प्लीज ऐसा नहीं करेंगे, आप डिसाइड करके अगर आप फंड सेलेक्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन अच्छा होगा, आपको कन्विक्शन होगा, आप लंबे समय तक उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब मैं क्वेश्चन आंसर दे दूंगा और उसके बाद मैं आपको फंड्स भी बताऊंगा। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होता है, मैं हर क्लास में कहता हूं कि प्लीज आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लिखिए ग्रुप पे, आपको खराब लगी तो आप लिखिए, आपने क्या सीखा वो लिखिए, और अगर आप आगे कौन सी क्लासेस चाहते हैं म्यूचुअल फंड की, मेरे पास जब आप कमेंट्स आते हैं तो हाँ सर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है, तो मैं उसके बेसिस पे ही मैं अपनी अगली क्लास डिजाइन करता हूं। तो अगर आप कमेंट्स लिखते हैं तो मुझे बहुत हेल्प करता है। मैं आप लोग को ऑप्शन दे रहा हूं आप लोग के क्वेश्चन पूछने के लिए। अब आप लोग के पास सबके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे और देन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हैंड रेज करके पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा प्लीज। मधु तलवार जी। सर मुझे ना ये पूछना था कि मैंने एक्चुअली ये सारी चीजें नहीं देखी और मैंने इसमें टेक्नोलॉजी फंड में लगा दिया आईसीआईसीआई। ठीक है, और वो फंड बहुत नीचे जा रहा होगा पिछले 6 महीने से। हाँ सर 6 महीने से ही लगाया, जिस दिन से लगाया। आपने क्यों लगाया ये भी बता देता हूं, और ऐसा क्यों हो रहा है। टेक्नोलॉजी फंड के परफॉर्मेंस आज के 8 महीने पहले आप देखेंगे तो इंडिया के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड थे टेक्नोलॉजी फंड, बेस्ट परफॉर्मेंस। आपने देखा गूगल किया या कहीं से मिला आपको पता 70% का रिटर्न एक साल में इंडिया में टेक्नोलॉजी फंड में दिखे। क्यों? क्योंकि उस समय टीसीएस भागा, विप्रो भागा, इंफोसिस भागा। आपने देखा होगा कोविड के बाद ये सारे शेयर धड़धड़ा के भाग रहे थे, और पिछले 6 महीने से ये सारे शेयर नीचे आ गए हैं, पैसे आपके नहीं में लगे हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आपने केवल और केवल रिटर्न देख के इन्वेस्ट किया। प्लीज सेक्टर फंड में तो पहली बात रिटेल इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं लगाना है। सेक्टर फंड, बैंकिंग फंड, टेक्नोलॉजी फंड, एफएमसीजी फंड, प्लीज सेक्टर फंड को अवॉइड कीजिए। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, सिंपल लार्ज कैप फंड में पैसा लगाइए, सिंपल मिड कैप फंड लगाइए। अब आपने लगा दिया है तो मैं आपसे बता रहा हूं अगले 6 महीने में टेक्नोलॉजी शेयर्स बढ़ने वाले हैं, आपके लिए बता रहा हूं। जब वो बढ़ेंगे तो आपका परफॉर्मेंस ठीक होगी, उस समय आप इससे एग्जिट करिएगा। अभी एग्जिट करने में आपको नुकसान होगा, उस समय आप एग्जिट करिएगा जब आपको लगे कि हाँ टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस, एससीएलटेक अपने लाइफ टाइम हाई पे आ चुके हैं, दिखेंगे शेयर के प्राइसेस में दिखेंगे, उस समय एग्जिट करिएगा और अच्छे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में जाइएगा, ये सब चीजें देखकर। खुशबू चावला जी। Sir, I would like to know about Sharpe ratio. हाँ जी, शार्प रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए शार्प रेशियो होता है कि आपको जो रिस्क है, देखिए रिस्क कितना है म्यूचुअल फंड में, देखा जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसमें लिखा म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, तो रिस्क से आपका फंड जो है कितना एक्स्ट्रा देता है उसे कहते हैं शार्प रेशियो। जो भी आप म्यूचुअल फंड देख रहे हैं उसमें आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको देखिए इसका शार्प रेशियो क्या है। मान लो मेरे फंड का शार्प रेशियो है 1.2 और आपके फंड का शार्प रेशियो 1.3, यानी रिस्क के ऊपर मेरे को 0.2 मिलता है और आपको 0.3 मिलता है, तो आपका बेटर हुआ, मेरा खराब हुआ। तो आप देखिए 1 से जितना ज्यादा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वो आपका है। तो अपने फंड का शार्प रेशियो देखिए और जो फंड आप लेना चाहते हैं उससे कंपेयर कीजिए।
जिसका शार्प रेशियो ज्यादा होगा, 1 से ऊपर होगा, वो आपको लेना है। अगर आपको लगता है नहीं मैं ऑलरेडी 1.4 वाले में हूँ और जो मैं अच्छा देख रही हूँ रिटर्न के वाइज किसका, लेकिन उसका शार्प रेशियो तो 1.3 है, तो प्लीज उसमें नहीं जाना। कुलजीत कौर जी। Got it, sir. Got it. कुलजीत Sir? कौर जी। सर ये एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड में मोर देन 20% मेरा अमाउंट है सर, कुछ चेंज करना चाहिए। देखिए मैम, फिर वही हम एक पर्टिकुलर फंड में, मैं देखिए मेरा ना सारा पर्पस हो जाएगा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये फंड खरीद लो, तो मैं फिर इतनी बड़ी क्लास की जरूरत क्या थी, आप लोग बताइए। मैं आपको पांच फंड का एक लिस्ट बनाता और आप लोग को दे देता, कहता ये लो इसमें इन्वेस्ट करो। सबसे हाइब्रिड को डिटेल में बता दीजिए सर, हाइब्रिड पूरे थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। मैं आप हाइब्रिड फंड का मतलब क्या होता है, उसमें फंड मैनेजर के हो आप ऑप्शन देते हैं कि एज पर मार्केट आपके पोर्टफोलियो को वो इक्विटी और डेब्ट में कन्वर्ट करता रहे। जैसे अभी इक्विटी बहुत तेजी से भाग गई है, अब पता है करेक्शन होने वाला है, तो वो क्या करेगा, शेयर्स को बेच देगा और आपके पैसे से कुछ बॉन्ड्स खरीद लेगा। फिर कुछ टाइम के बाद इक्विटी मार्केट नीचे आ जाएगी, तो क्या करेगा, बॉन्ड्स को बेच देगा और उस पैसे से शेयर को खरीदेगा। इस तरह से स्टेप लेके वो आपकी रिटर्न को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन वो अपना दिमाग कब ऊपर आ गए कब नीचे आ गए उसको सोचना है। तो आपको कौन सा हाइब्रिड फंड लेना है उसके लिए मेहनत करनी है। हाइब्रिड फंड एक बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो फंड मैनेजर क्या समझ पाता है कि हाँ जी ये जो है ये अब टॉप आ गया है, अब मुझे इक्विटी बेचना है, अब बॉटम आ गया है, अब मुझे इक्विटी खरीदना है। इसके लिए वो समझ पाता है कि नहीं समझ पाता, आपको तो नहीं पता। तो आप क्या करिए, आप अपने फंड का शार्प रेशियो देखिए, आप अपने फंड का बीटा देखिए, आप अपने फंड का अल्फा देखिए, आप अपने फंड का रिटर्न देखिए और फिर दिखाइए हाइब्रिड फंड कौन से 4-5 बहुत अच्छे फंड हाउस है। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, एक्सिस बहुत अच्छा है, कोटक बहुत अच्छा है, एचडीएफसी बहुत अच्छा है, एसबीआई बहुत अच्छा है, कैनरा रेबको बहुत अच्छा है। इनमें से 4-5 के हाइब्रिड फंड को एक बार लेके बैठिए, 10 मिनट लगेगा, आप कंपेयर करके जो भर लेना ले लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। शरद वडेरा जी। हाँ जी, नमस्कार सर। मुझे एक चीज ये पूछनी थी कि म्यूचुअल फंड्स में कई बार, जैसे मैंने खुद की बात करूं तो मैंने काफी तरह के ना म्यूचुअल फंड्स जो डाइवर्सिफाइड है वो बाय कर रखे हैं। तो जब मैं उनकी देखता हूँ, उसका पूरा पोर्टफोलियो चेक करता हूँ म्यूचुअल फंड का, तो मतलब सिमिलर टाइप ही है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे किसी में, ठीक है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग के नॉलेज के लिए, आप लोग के पास जनरली 4 से ज्यादा म्यूचुअल फंड नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 4 से ज्यादा म्यूचुअल फंड है तो आप गलत इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जाना ही ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन होता है। देखिए मैं आईसीआईसीआई के शेयर खरीदता हूँ, आप आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, यानी आप उसमें एचडीएफसी के भी शेयर खरीदते हैं, एक्सिस के भी खरीदते हैं, आईसीआईसीआई के भी खरीदते हैं, रिलायंस के भी खरीदते हैं, कोटक के भी। तो आप म्यूचुअल फंड में गए यानी आप ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है। अब वहां पे जाके आपने 20 म्यूचुअल फंड खरीद लिए, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन इतना हो गया ना। तो प्लीज जब आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो आप 4 म्यूचुअल फंड खरीदिए। उसका तरीका, एक खरीदिए ईवर्सस, एक खरीदिए लार्ज कैप, एक खरीदिए मिड कैप और एक खरीदिए स्मॉल कैप। 4 रिपीट कर रहा हूं, एक ईएसएस हर इंसान के पास होना चाहिए, एक लार्ज कैप होना चाहिए, एक मिड कैप होना चाहिए और एक स्मॉल कैप होना चाहिए। 4 म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो लार्ज कैप अच्छा लगता है खरीद लीजिए। मैंने आपको बताया, फंड हाउसेस बता दिए, सब अच्छे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया कंपेयर कर। फिर भी अगर किसी से नहीं होगा प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको नाम भी दे दूंगा। मैं क्लास में नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर 55 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं आज क्लास में, 60 थे, भी 5 कम हो गए, उनको लगा क्लास खत्म हो गई, ठीक है भाई भाग गए, तो 5 लोग जो है इसमें से अगर एक आदमी इसको सीख के खुद डिसाइड कर देगा ना, मेरा आज का पर्पस सॉल्व। आप में से एक पर्सन खुद रिसर्च करके अपना फंड डिसाइड कर लेता है, मेरी आज की क्लास का पर्पस सॉल्व हो जाता है। मैं मानूंगा कि हाँ मैंने किसी को तो सिखा पाया, ये मेरा पर्पस है। आई डोंट नो मैं कितने लोगों को कर पाऊंगा, बाकी अगर किसी को फिर भी नहीं होता, आप कोशिश करिए कि आप सेलेक्ट करके मुझे भेज दीजिए कि सर मैंने ये सेलेक्ट किया लार्ज कैप में, मैंने ये सेलेक्ट किया मिड कैप में। मैं आपको यस या नो लिख के जरूर भेजूंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन सेलेक्ट आप कीजिए, मुझे मजा आएगा, मुझे खुशी मिलेगी। रेणु सक्सेना जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। सर मुझे एक टर्म पूछनी है इसमें इम्पोर्टेंट, एनएवी, एक इसमें एनएवी आता है तो उसके रिगार्डिंग। मैं आपको बता रहा हूँ एनएवी क्या होता है। देखिए जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करता है, कुछ कंपनियों के शेयर खरीद लेता है। रिलायंस के खरीद लिया, एक्सिस के खरीद लिया, एसबीआई के खरीद लिया, इलेक्सो खरीद लिया। अब उसको सब शेयर को मिला के पूल बना देता है।
पूल बन गया, मान लो कि आपके पास सिंपल, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि आपने बनाया मिक्स वेज। मिक्स वेज में क्या डाला? मिक्स वेज में देखिए, मैं कोशिश हमेशा ये करता हूं कि आप लोगों को लेमैन के लैंग्वेज में समझाऊं। तो मिक्स वेज में आपने आलू भी डाल दिया, बैंगन भी डाल दिया, पालक भी डाल दिया, सारे शेयर्स आपने डाल दिया, मिक्स वेज तैयार हो गया। अब मिक्स वेज निकालने के लिए आपको सबको कड़छी से मिक्स वेज देना है, सबको देना है। तो एक कड़छी का जो दाम होगा उसे कहेंगे NAV, उस मिक्स वेज। तो एक कड़छी मतलब एक आपका जो शेयर, वो जो म्यूचुअल फंड की यूनिट हो जाती है उसको यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो एक यूनिट की जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं NAV। अब पता चला कल जब हम पालक खरीद रहे थे, पालक महंगा मिला, कल पालक अगर महंगा हो गया तो आपकी यूनिट की वैल्यू बढ़ जाएगी, NAV बढ़ जाएगी। वो रहेगा एक कड़छी, लेकिन एक कड़छी क्योंकि पालक महंगा है तो मिक्स वेज भी महंगा हो जाएगा। गोभी कल सस्ती हो गई तो आपका NAV सस्ती हो जाएगी। तो इस तरह से आपके, आई होप, क्या समझ पाए मैम आप? सर आई थिंक जो फंड मैनेजर ने टोटल शेयर सारे लिए हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए और एक हाँ। टुकड़े की जो वैल्यू है वो हो गई आपकी NAV। ओके सर, राइट सर, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? मैं अभी कोई हैंड रेज नहीं देख पा रहा हूँ। मधु सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था मैम, कि प्लीज। सर शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए? जैसे देखिए मैंने पहली बात आप अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का टाइम ड्यूरेशन बताइए मुझे। सर जैसे मैंने ना एक्सिस फोकस में किया था, तो वो फर्स्ट ईयर उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया 40%, पर वो मेरा 3 साल से ज्यादा हो गए, तो हाँ। अभी वो सिर्फ 20-25% का ही दे रहा है। मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का मतलब आप बात करें 2018-19 के? यस सर। हाँ, तो देखिए 2018-19 तो वो था ना जब मार्केट पीक पे जा रही थी, भाग रही थी। ओके सर। और उसके बाद कोरोना आ गया, ओमिक्रॉन आ गया। ठीक है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक्सिस फोकस एक अच्छा फंड है, अच्छा फंड है। अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म में रखे रहेंगे तो एक अच्छा फंड है, आप उसको वो कर सकते हैं। अभी मार्केट में आप उसको कंपेयर करेंगे 40 से 20 इज अ वेरी गुड रिटर्न। पहली बात है 20 इज अ वेरी गुड रिटर्न। हाँ, क्योंकि आप 40 से कंपेयर कर रही हैं इसलिए आपको लग रहा है कि कम है, लेकिन वो एबनॉर्मल था। एबनॉर्मल मूव जैसे शेयर्स में आ जाते हैं वैसे म्यूचुअल फंड में भी आते हैं, क्योंकि शेयर म्यूचुअल फंड की सर मैं उसमें ATC का फायदा ले सकती हूँ? नहीं मैम, वो आपका वो नहीं है ना, ERSS नहीं है ना। अच्छा। हाँ, ERSS नहीं है वो आपका स्मॉल कैप फंड है। ठीक है, ओके सर। निशा जी। निशा जी। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर थ्योरी में तो जो आपने समझाया वो सारा समझ आ गया, बट जैसे आप हमें इक्विटी में जो शेयर्स में समझाते हैं सारा, वो आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी साथ में देते हैं, तो इज इट पॉसिबल कि आप इसमें भी ऐड कर पाओ? म्यूचुअल फंड में सेलेक्ट करके कि हाँ इसका ठीक है, मैं अगली बार क्लास बनाता हूँ। और मैं वही है कि उसमें ना वो फिर क्या होगा, सब लोग करे, लेकिन मैं करूंगा। आपने अच्छा वो दिया है, मैं ढूंढ के आपको उसमें मैं करूंगा, कोई बात नहीं। मैं 4-5 म्यूचुअल फंड लेके और मैं उसका शार्प रेशियो, उसका बीटा, उसका अल्फा आप लोग को दिखा के कंपेयर कर। ठीक है, बहुत अच्छा सजेशन है आपका, मैं इसको जरूर अगली क्लास में इनकॉर्पोरेट करूंगा। सिर्फ एक ही शेयर का सर बता दीजिए, एक ही म्यूचुअल फंड का, वो भी ऐसे नहीं होगा। उसको जब तक कंपेयर नहीं कर, देखो मैं कहूंगा इसका बीटा 1.2 है, 1.2 से क्या फर्क पड़ेगा। अब लार्ज कैप फंड में एक का 1.2 है, एक का 1.3 है, फिर उसका तभी हो पाएगा। मैं जरूर बताऊंगा, आप मुझे टाइम दीजिए प्लीज, मैं करूंगा इसको। ठीक है, सालू मिड्डा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, ये जो हमने ELSS के बारे में पढ़ा है, इसमें भी जो आपने फंडामेंटल्स बताए हैं, अल्फा, बीटा, रिटर्न और शार्प रेशियो, तो इसमें भी हमें देखना चाहिए? एकदम देखना है मैम। ELSS देखिए, ये जो चीजें हैं, रिटर्न, अल्फा, बीटा एंड शार्प रेशियो, ये आपको हर फंड में देखना है। आपके पास देखो 5-6 ELSS हैं अच्छे, आप कंपेयर करेंगे ELSS फंड आ जाएंगे। उन 6 के इन पैरामीटर्स पे कंपेयर कीजिए और जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए, काम खत्म। ठीक है, तो देखना पड़ेगा। अशोक जी, अशोक A51, अनम्यूट करिए सर अपने आप को, पहले अनम्यूट करिए। हाँ, हेलो सर। यस सर। हाँ, कि ऐसा है कि जो आप फंडामेंटल बताते हैं, हम जरूर सब्जेक्ट होते हैं तो हमें थोड़ा देर से समझ में आता है, तो ये रिकॉर्डिंग थोड़ा अगर आप डाल दें तो रिकॉर्ड कर रहा हूं सर, इसको मैं YouTube पे डालूंगा और कल आपके पास लिंक पहुंच जाएगा एकदम। ओह, थैंक यू सर। फिर हम थोड़ा वर्कआउट कर लेंगे थोड़ा सा। मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आप लोग 2-4-5 फंड का वैल्यू निकाल के और मुझे भेजते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने उस पर काम किया। ठीक है, पक्का सर, श्योर सर। अजय वासने जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अजय जी। सर मुझे जानना था, मैंने एक्सिस बैंक का ELSS म्यूचुअल फंड लिया हुआ है।
एक्सिस का अच्छा, बहुत अच्छा फंड है सर, मेरे पास भी है, मैं बता देता हूँ, मेरे पास भी है। पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस उसकी वैसी नहीं है जैसा पिछले 3 साल या 10 साल में थी, लेकिन आप किसी भी उस पर देखेंगे बहुत अच्छा फंड है, रखे रहिए, यू विल एंजॉय द फंड। सर मैंने 5 महीने की मेरी SIP जा चुकी है, लेकिन क्या हुआ अगले महीने से मेरी बैंक का कोई टेक्निकल एरर आने के कारण मेरे 2 महीने के SIP नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, अब आगे क्या करूं? जनरली फंड हाउसेज में मैं आपको बता रहा हूँ 3 बार SIP रुकती है तो आपका SIP डिसकंटिन्यू हो जाती है, आपको दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ती है 3 बार। लेकिन मेरे समझ से अगर आपके 2 ही हुई है तो अगली बार आप पैसा रखिएगा, बैंक से अगले महीने अपने आप कट जाएगी। आपको लगता है 2 बार नहीं गई है, आपके पास एक्सेस पैसा है तो उसमें एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, और अगर वो नहीं करती है, मान लीजिए कि नहीं जी 2 महीने से अगली बार से उन्होंने स्टॉप कर दिया, तो आपको दोबारा से SIP स्टार्ट कर देनी है। आपने ऑनलाइन किया है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन किया था सेम उसी फोलियो में, हाँ सेम फोलियो में आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी सर वो फंड के बाद मैं बता रहा हूँ, फंड भी वही रखिएगा, फोलियो नंबर भी वही रखिएगा, आपका एक फोलियो नंबर होगा, सेम फोलियो नंबर रखिएगा, ठीक है? ठीक। आई होप मैंने आप लोगों के क्वेश्चन लिए जितने हैं, मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फीडबैक डालिए। फीडबैक का प्लीज एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे क्या? मैम प्लीज, अब 9:42 हो गए हैं, हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, या मुझे आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, आई विल रिप्लाई। ओके सर, ओके, थैंक यू एवरीवन, आई विल बी वेटिंग फॉर द फीडबैक, थैंक यू।